सोशल विश्वविद्या में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर जो है हमारा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के उसके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से है, जो हेल्पफुल होगा बोर्ड एग्जाम वाले जो बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस NCERT बेस्ड है और देखिए चैप्टर के नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है और ये CBSE क्लास 10th के अर्थशास्त्र का है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये परीक्षा में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप नहीं करेगा। आप वीडियो देखेंगे, पहले हम बहुवैकल्पिक 4 ऑप्शन वाले करेंगे, फिर 1 लाइनर करेंगे, 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन करेंगे और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आप कहीं भी किसी भी स्टेट से देख रहे होंगे, सबके लिए हेल्पफुल है, NCERT बेस्ड है और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है। हम अभी पार्ट 2 कर रहे हैं, पार्ट 1 हमने डाल दिया है अभी, तो आप देख सकते हैं हमने इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। बहुवैकल्पिक प्रश्न है, 1 नंबर का है। तो इस तरह से देखिए, पहला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र में जो गतिविधियां शामिल होती हैं वे हैं, तो इसका आंसर 3rd हो जाएगा, परिवहन, संचार और बैंकिंग। नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे आंसर भी है और ऊपर क्वेश्चन है। अब अगला हमारा सेकंड प्रश्न जो है, यहाँ देखिए, संगठित क्षेत्र का सही उत्तर चुनिए, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत उद्गम आते हैं जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं। यहाँ नीचे आंसर भी देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पर 3rd होगा। यहाँ देख सकते हैं कि उद्यमों के स्वामित्व पर यहाँ पे। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था, तो ये सभी को पता है कि 2005 में। 3rd ऑप्शन होगा। यहाँ नीचे ऑप्शन भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये देखिए आंसर यहाँ पे 2nd हो जाएगा, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है। यहाँ प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है। और अगला हमारा है, सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है, तो सरकार के पास होता है, 2nd ऑप्शन होगा। और हमारा अगला प्रश्न है, अल्प बेरोजगारी का अर्थ ऐसा स्थिति है जहां लोग, अल्प बेरोजगारी का अर्थ ऐसी स्थिति है जहां लोग, तो इसका आंसर 3rd होगा, रोजगार में है परंतु उत्पादन शून्य है। तो ये देखिए यहाँ नीचे आंसर भी, तो आप नीचे आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां के तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है, तो यहाँ मधुमक्खी पालन हो जाएगा, 2nd हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है, इसका आंसर 3rd हो जाएगा, सामाजिक कल्याण और सुधार। अगला प्रश्न हमारा है, टिस्को जैसे कंपनी में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा, तो इसका 2nd आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। अगला है, कृषिगत क्षेत्र में श्रमिक होते हैं, तो इसका आंसर 1st हो जाएगा, अल्प रोजगार। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, तो अल्प रोजगार का, जो हमारा 3rd ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था, तो देख सकते हैं प्राथमिक हो गया, पहला है। अगला हमारा प्रश्न है, सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है, तो यहाँ देख सकते हैं संगठित क्षेत्र में, यहाँ आंसर दिया हुआ है। और हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो देखिए संचार हो गया यहाँ पे आंसर। और अगला हमारा, मैंने बोला था कि अभी हमारा बहुवैकल्पिक 4 ऑप्शन वाला है, अब यहाँ पे 1 लाइनर है। तो पहला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियों के 2 उदाहरण दीजिए, तो यहाँ देख सकते हैं
आंसर परिवहन, संचार और एवं बैंकिंग। अगला है अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पादों की ही गणना क्यों की जाती है? तो यहाँ देख सकते हैं कि दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। आंसर है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो यहाँ देख सकते हैं आंसर उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। अगला प्रश्न है रोजगार सृजन में किस क्षेत्र का भारत में सर्वप्रथम स्थान है? तो प्राथमिक क्षेत्र का। अगला है रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो अभी हमने करा था 4 ऑप्शन में 2005 में। अगला प्रश्न है आर्थिक गतिविधियों को तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है, एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं अभी हमने करा था कि मधुमक्खी पालन आदि। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ आंसर देखिए सामाजिक कल्याण और सुरक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है रिस्की जैसी कंपनी में कौन सा एक्ट लागू नहीं है? तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला प्रश्न हमारा है प्रच्छन्न बेरोजगारी की किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यहाँ देख सकते हैं प्रश्न है अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। अगला प्रश्न है भारत में सेवा क्षेत्र की क्या विशेषता है? तो यहाँ देख सकते हैं आंसर सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक हिस्सेदारी। अगला प्रश्न है सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो संगठित क्षेत्र में। अब हमने वन लाइनर 1 नंबर के कर लिया है। अब यहाँ देख सकते हैं कि दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न है, 3 नंबर और 5 अंक वाले हैं। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर। यहाँ देखिए सार्वजनिक क्षेत्र दिया हुआ है, हम नीचे निजी क्षेत्र। अब सार्वजनिक क्षेत्र में 5 पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखते चलेंगे, अपने कॉपी में नोट भी करते हुए चलिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परिसंपत्ति पर सरकार का नियंत्रण है, पहला है। सेकंड है सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करा सकती है। और थर्ड है इसका उद्देश्य अधिकतम समाज कल्याण होता है। और फोर्थ है रोजगार सुरक्षा दी जाती है। और फिफ्थ है सार्वजनिक छुट्टियों और अन्य सेवाएं दी जाती है। ये तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में। अब हम देखेंगे कि निजी क्षेत्र में। तो निजी क्षेत्र में चलिए देखिए और इस तरह से आप नोट करते हुए जाइएगा। निजी क्षेत्र में भी देखिए कि परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व है और सारी चीजें। सेकंड है सारी चीजें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध कराती है। थर्ड है अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। और फोर्थ है रोजगार और श्रमिक असुरक्षित होता है। और फिफ्थ है कि सार्वजनिक छुट्टी और अन्य सेवाएं समांतर नहीं दी जाती हैं। तो इस तरह से प्रश्न हमारा समाप्त। और अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ प्रश्न है कि असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के समान आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। देखिए कि असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो यहाँ आंसर है और यहाँ 5th पॉइंट में दिया हुआ कि क्या क्या उनके सामने कठिनाई। तो यह क्षेत्र सरकारी नियमों और विनियमों को ही नहीं मानता। और सेकंड है कि न्यूनतम वेतन मिलता है। और थर्ड है कि रोजगार की अवधि और कार्य समय सीमा निश्चित नहीं होती है। फोर्थ है किसी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता है। और फिफ्थ है कि निश्चित कार्य क्षेत्र व अच्छी सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध नहीं होता है। अगला है हमारा थर्ड है कि संगठित और संगठित क्षेत्रों में रोजगार की परिस्थितियों में क्या अंतर पाया जाता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि संगठित क्षेत्र में की अधिक वेतन प्राप्ति और यहाँ कम वेतन। असंगठित क्षेत्र में यहाँ नौकरी सुरक्षा, यहाँ नौकरी सुरक्षित नहीं है। और यहाँ है कार्य की स्थिति अच्छी है और यहाँ निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ। कर्मचारी योजनाओं का लाभ और कर्मचारी योजनाओं का लाभ नहीं है। तो इस तरह से देखिए देख सकते हैं। और एक लास्ट है पॉइंट कि कार्य की अवधि निश्चित घंटे के काम के घंटे है और यहाँ कोई निश्चित कार्य की अवधि नहीं है। अब अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के 3 प्रावधान बताइए। तो यहाँ देखिए यहाँ राष्ट्रीय रोजगार 3 बताया गया है। तो पहला है कि राष्ट्रीय गारंटी रोजगार के अंतर्गत 100 दिन के रोजगार की गारंटी।
सेकंड है कि रोजगार न मिलने या काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना, मतलब रोजगार नहीं मिलेगा उतने देर के तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। थर्ड है कि अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल, मतलब आसपास के क्षेत्र में आपको काम मिलेगा। अगला प्रश्न हमारा है, फिफ्थ है, देखिए, यद्यपि आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रकों में विभाजित किया जाता है, लेकिन ये परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि अब देखिए 3 पॉइंट दिया हुआ है कि प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने और वितरण के लिए नई तकनीकों व परिवहन की आवश्यकता होती है। सेकंड है, विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। और थर्ड है कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की सहायता से ही सेवाएं क्षेत्र में नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे भंडार, बैंकिंग, यातायात। अब हमारा एक और इसमें पॉइंट था कि तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर हैं, किसी एक की भी अनुपस्थिति को अन्य दोनों का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब अगला हमारा प्रश्न है, शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने की कोई 3 विधियां सुझाएं। तो यहाँ देख सकते हैं और ये आंसर है। और यहाँ देखिए कितने छोटे छोटे पॉइंट है, और आप भी ऐसे ही कोशिश करिएगा कि छोटे छोटे पॉइंट में ही देखिए, ऐसे पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आप भी कोशिश करिएगा कि पॉइंट में ही लिखें। अगला प्रश्न है, तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है। तो देखिए पॉइंट दिया हुआ है, और आप पॉइंट में आंसर लिखेंगे तो आपको फुल में से फुल नंबर मिलेगा। पैराग्राफ में लिखेंगे तो उतने अच्छे नंबर आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ 5 पॉइंट लिखा हुआ है, 3 नंबर के क्वेश्चन आएगा, आराम से आप 3-4 पॉइंट लिख दीजिए, फुल में से फुल नंबर मिलेगा। तो आप भरसक प्रयास करिएगा कि आप पॉइंट में, पैराग्राफ में कितना भी लिखेंगे आपके नहीं अच्छे नंबर मिलेंगे। बार बार मैं हर वीडियो में बात आपको कह रही हूँ। कर्मचारी की अपेक्षा आपको कौन सा लाभ प्राप्त होंगे। तो देखिए यहाँ पे आंसर है और ये पॉइंट है, और इसमें से सोचिए कि 6-7 पॉइंट है, तो आप अच्छे से पढ़ते जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ याद जरूर होगा। काम के निश्चित घंटे पहला है। सेकंड है, निश्चित समय से अधिक काम करने पर अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। और थर्ड है, चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन सुविधाएं मिलेगी। फोर्थ है, सवेतन अवकाश भविष्य निधि का सेवामान मिलेगा। और फिफ्थ है, कार्यस्थल पर उचित वातावरण एवं न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होगी। और फिफ्थ है, अनुशोषण नहीं होगा। चलिए अब अगला प्रश्न हमारा है, व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये हमारा प्रश्न है, और यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, और आप अपने कॉपी में नोट भी करते हुए चलिएगा। तो इस तरह से लिखते हुए चलिएगा। और एक देखिए, और नीचे भी फिर 5 पॉइंट दिया हुआ है, तो मैंने अभी आपको 4 यहाँ पे और एक ये है कि श्रमिक को अच्छी कार्य सुविधाएं, वेतन आदि प्रदान किया जाता है। और अभी थोड़ी गला इसलिए ख़राब है कि पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बाहर आने जाने से, तो थोड़ी आवाज़ भी मेरी वैसी हो रही है, तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, छिपी हुई बेरोजगारी क्या है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में इसका एक एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए छिपी हुई बेरोजगारी, और यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगारी होती है, तो ये है अर्थात एक ही काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे होते हैं, तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण के लिए कि ग्रामीण क्षेत्र में 4 व्यक्ति की आवश्यकता वाले एक खेत में परिवार के अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं, और शहरी क्षेत्र में किसी दुकान पर 2 की आवश्यकता के स्थान पर 3 व्यक्ति कार्य कर रहे हो। तो शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के पास कपड़े की एक छोटी सी दुकान है, उसमें एक व्यक्ति की जरूरत है परंतु 2 व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं, तो इसे क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। अगला प्रश्न हमारा है, संगठित और असंगठित क्षेत्र को में रोजगार की परिस्थितियों में अंतर। तो यहाँ संगठित क्षेत्र आ गया, देखिए हमारा संगठित क्षेत्र आ गया, और यहाँ संगठित क्षेत्र, असंगठित। तो हमने ये प्रश्न अभी ऊपर भी किया था
तो सेम देख लीजिएगा, जो बच्चे रह गए होंगे उन्हें से दोबारा वापस पिक कर लीजिएगा, क्योंकि हमने अभी एक क्वेश्चन करा हुआ था। असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के समझने में आने वाली समस्याओं का वर्णन करें। तो यहाँ देखिए प्रश्न है और यहाँ से आंसर है यह कि यह क्षेत्र सरकारी और नियम एवं विनियमों को नहीं मानता। इसमें बहुत से लोग अपने छोटे कार्य सड़क के बिखरे करते हैं और निम्न वेतन मिलता है। और फोर्थ है, इस तरह से देखते जाइए और अपने नोट कॉपी में करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न छुपी हुई बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उदाहरण दीजिए जहां इस प्रकार की बेरोजगारी है। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन है और यहाँ आंसर दिया हुआ है। पहला पॉइंट देख सकते हैं कि लोग प्रत्यक्ष कार्यरत होते हैं मगर वास्तव में बेरोजगारी होते हैं। एक ही काम पर जरूरत से ज़्यादा लोग लगे होते हैं, भी हमने ऊपर पढ़ा था। और सेकंड है कि असमानता ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पाए जाते हैं। तो आपने ऊपर भी देखा था, पैराग्राफ में था, यहाँ पर पॉइंट में है। 3 है पॉइंट कि शहरी क्षेत्र में एक ही दुकान पर परिवार के 4 सदस्य चलाते हैं, जहाँ 2 के कार्य की आवश्यकता है, जहाँ 2 के है वहाँ 4 लगे हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम द्वारा भारत में रोजगार के क्षेत्र में की दशा में सुधार हेतु निभाई गई भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए प्रश्न है और यहाँ पे 3 पॉइंट में आंसर है कि यहाँ पे भारत सरकार ने काम के अधिकार लागू करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम खंड कहते हैं। और सेकंड है कि सभी सक्षम लोगों जिन्हें काम की जरूरत है। और थर्ड है कि सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी। और अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अंतर है। तो देख सकते हैं हमारा प्रश्न सार्वजनिक और निजी। तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी, तो देख सकते हैं कि अधिकांश पर संपत्ति की सरकार इस तरह से इधर पॉइंट, और ये देखिए हमारा 4 पॉइंट दिया है, क्वेश्चन है और ये आंसर है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, निजी क्षेत्र हो गया, इस तरह से देख सकते हैं इधर। और ये देखिए और अपने कॉपी में भी इस तरह से नोट आप करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के 3 प्रावधान बताइए कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 में अधिनियम के 3 प्रावधान। तो ये देख सकते हैं कि सरकार द्वारा 100 दिन के रोजगार की गारंटी था और काम उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ता देना, ग्रामीण क्षेत्र में मतलब ग्रामीण क्षेत्र के आसपास ही, और भविष्य में भूमि के उत्पादन बढ़ाने में मदद करने वाले को मदद। तो इस तरह से। और अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? इस क्षेत्र की किन्हीं 4 गतिविधियों की सूची बनाई है। तो यहाँ देख सकते हैं और ये आंसर है कि प्राकृतिक साधनों में प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और इसका सेकंड पॉइंट है कि इसमें से प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। और थर्ड है उदाहरण कृषि, डेयरी, मत्स्य, वानिकी। और अगला है कि उदाहरण की मदद से स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रों को क्या मध्य अंतर कीजिए। तो देख सकते हैं हमारा प्रश्न है और यहाँ पे आंसर नीचे कि सार्वजनिक क्षेत्र में, ये देखिए हमारा प्रश्न है, और रेलवे, ONGC। और अगला है कि निजी क्षेत्र में है, रिलायंस है, इन्फोसिस है। और अगला प्रश्न है, क्या आप इस कथन से सहमत है कि असंगठित क्षेत्रों में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में 3 तर्क प्रस्तुत कीजिए। ये देखिए प्रश्न है और यहाँ पे आंसर है 3 तर्क। तो देखिए 4 दिया हुआ है ताकि आप आसानी से कर पाएँ। 4 इसलिए दिया जाता है कि एक आपको 2-3 उसमें से याद रहे, तो लिख सकते हैं 3। और हमारा अगला प्रश्न है, चलिए हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर करने की कोई 3 विधियां सुझाएं। तो ये देखिए प्रश्न है और ये 3 विधियां हैं कि क्षेत्रीय शिल्प उद्योगों और सेवाओं को प्रोत्साहन दे करके और पर्यटन उद्योगों को प्रोत्साहन दे करके, सरकार की नीतियां बदल करके, मूलभूत सुविधाएं, ढांचागत विकास एवं कर
तथा तकनीकी सहायता दे करके। अगला प्रश्न है, संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख करें। तो देख सकते हैं हमारा प्रश्न है और यहाँ पे आंसर है कि रोजगार सुरक्षा का लाभ, अतिरिक्त समय में काम का प्रावधान, सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि समय अनुदान आदि मिलते हैं और चिकित्सा लाभ और पेंशन का प्रावधान। अगला प्रश्न हमारा है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसे कहते हैं और भारत में इसके मापने का कार्य किस संगठन द्वारा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर है कि सकल घरेलू उत्पाद किस देश के भीतर किस वर्ष प्रत्येक वर्ष क्षेत्र उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। तो देखिए 2 दिया हुआ कि उस वर्ष के क्षेत्र में के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करना और मापन का कार्य केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार करती हैं। और अगला प्रश्न है देखिए, और आज के हमारा नहीं अभी और 2 प्रश्न है कि भारत में तृतीय क्षेत्र को इतना महत्वपूर्ण बनाने के लिए उत्तरदायित्व किन्हीं 3 कारकों को बताइए। तो देखिए हमारा प्रश्न है और यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ है और अभी हम और नीचे 2 पॉइंट नीचे है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ती है कुछ लोग अन्य कई सेवाओं की मांग शुरू कर देते हैं। कुछ नई सेवाएं जैसे संचार और प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं होती हैं। और अगला प्रश्न है और हमारा आज के आखिरी प्रश्न में है कि ग्रामीण भारत में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने हेतु कोई 4 सुझाव दीजिए। तो देखिए और ये आंसर है आपका, और वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप और किस तरह के वीडियो चाहते हैं, अब कुछ दिन में मैं आपको साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश के भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगी ताकि आप कर सकते हैं। अभी सैम्पल पेपर इंग्लिश का भी डालूँगी, कुछ सॉल्व डालूँगी, कुछ अनसॉल्व डालूँगी। सॉल्व डालूँगी कि आप देख सकते हैं कैसे है, और अनसॉल्व मतलब आप क्वेश्चन दूंगी, आप उसे सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कितने नंबर बन रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।